नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। देश भर में जिस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं, मानो कोरोना का विस्फोट हो गया हो। पिछले कुछ दिनों में कोरोना केस की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ है। देश की राजधानी में कोरोना केस की संख्या बढ़कर 25,000 के आंकड़े को पार कर गई है। गुरुवार को दिल्ली में कोरोना के रिकॉर्ड 1,359 नए केस रिपोर्ट किए गए हैं। दिल्ली में अब तक 650 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना की वजह से। दिल्ली में अब तक करीब 10,000 लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं। दिल्ली में इस वक्त 14 दिनों में कोरोना केस डबल हो रहे हैं। 5% के हिसाब से कोरोना केसेस इस वक्त बढ़ रहे हैं। कोरोना की जकड़ में दिल्ली, राजधानी को दर्द देता कोरोना। लॉकडाउन के बाद दिल्ली अनलॉक हो चुकी है। दुकानें खुल गई हैं, सड़कों पर जाम लगने लगा है, लोग घरों से बाहर निकलने लगे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं और इन सब के बीच कोरोना को अपना दायरा फैलाने का मौका मिल गया है। दिल्ली में गुरुवार को कोरोना के रिकॉर्ड 1,359 केस आए, जबकि कोरोना ने गुरुवार को दिल्ली में 22 लोगों की जान ले ली। दिल्ली में कोरोना के केस की संख्या 25,000 को पार कर चुकी है। अब तक 650 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में करीब 10,000 लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं। सवाल है कि दिल्ली में अचानक कोरोना विस्फोट कैसे हो गया? अचानक केस इतनी तेजी से क्यों बढ़ने लगे? जो डेथ रेट पहले काफी धीमी थी, उसका मीटर तेजी से कैसे भागने लगा? पिछले 6 दिन के आंकड़े देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। 30 मई को 1,163 केस आए, 18 की मौत हुई। 31 मई को 1,295 केस आए, 13 की मौत हुई। 1 जून को 990 केस आए, 12 की मौत हुई। 2 जून को 1,298 केस आए, 11 लोगों की मौत हुई। 3 जून को 1,513 केस आए, 9 लोगों की मौत हुई। जबकि 4 जून को 1,359 केस आए और 22 लोगों ने दम तोड़ा। यानी 6 दिन में 7,618 केस और 85 लोगों की मौत। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से लगातार काफ़ी केसेज आ रहे हैं, पर एक्सपेक्टेड है, मतलब जो भी हैं कि लगभग 5% पर डे की ग्रोथ है और अभी भी जो डबलिंग रेट है वो 14 दिन के करीब चल रहा है। और ये काफ़ी दिनों से, पिछले 1-1.5 महीने से जो डबलिंग रेट है वो 14 दिन का चल रहा है, तो अभी स्टेबल कह सकते हैं। और हम एक्सपेक्ट करते हैं किसी तरीके से डबलिंग रेट कम हो तो ताकि डिक्लाइन आए। इसका मतलब डिक्लाइन अभी नहीं आया है। दिल्ली सरकार मान रही है कि दिल्ली में कोरोना अभी पीक पर नहीं है। सरकार उम्मीद लगाकर बैठी है कि डबलिंग रेट कम हो, लेकिन मौत का आंकड़ा दिन रात बढ़ता जा रहा है। 28 मई को 316 मौत थी, 29 मई को 398 मौत थी। 3 जून तक ये आंकड़ा बढ़कर 606 हो गया और 4 जून को 650 तक पहुंच गया। सरकार का दावा है कि उनकी तरफ से पूरी तैयारी है। इसके बाद भी केस में इजाफा होना चिंता पैदा कर रहा है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टरों का मानना है कि चूंकि दिल्ली में आबादी ज्यादा है, ऐसे में वायरस का खतरा भी ज्यादा हो गया है। डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज होती हैं, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, न्यूयॉर्क है, यहाँ पे हमेशा जो रिस्क है वो ज्यादा रहता है क्योंकि घनत्व ज्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का कहना है कि अस्पतालों में बेड्स की कोई कमी नहीं है, वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। लोगों की परेशानी को देखते हुए दिल्ली कोरोना नाम का ऐप भी है, लेकिन हकीकत शायद कुछ और ही है। इस ऐप का नाम दिल्ली कोरोना है और इसमें हॉस्पिटल्स में इस वक्त कोरोना के लिए कितने बेड्स और कितने वेंटिलेटर मौजूद हैं, कितने ऑक्युपाई हो गए हैं और कितने खाली हैं, ये पूरी जानकारी इस ऐप के जरिए मिल सकती है। लेकिन इस ऐप को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं क्योंकि इस ऐप में हॉस्पिटल में बेड ज्यादा दिख रहे हैं, लेकिन अगर मरीज किसी अस्पताल में पहुंचता है तो वहां पर कहा जाता है कि बेड मौजूद नहीं है। कोरोना के मरीज परेशान हैं, अस्पताल में इलाज के लिए बेड मिल जाए, इसको लेकर अस्पतालों के बाहर घूम रहे हैं। परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। मम्मी का जब पॉजिटिव केस आया था तो फिर हमने परसों आया था 1 तारीख को, तो हमने LNGP पता किया, RML पता किया और मैक्स हॉस्पिटल पता किया और जो दिल्ली गवर्नमेंट की ऐप थी ना उस पर जितने थे सब पे पता किया। तो वो तो वहाँ पे LNGP दिखाए थे 1100 बेड ऑक्युपाइड, मतलब खाली थे। पर जब हम वहाँ गए लेके तो वहाँ पे बोले एक भी बेड खाली नहीं है। बेड की कमी और लोगों की परेशानी को लेकर
जब दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर से इंडिया टीवी ने सवाल किया तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। एक्चुअल में एडमिशन वाले फोन एक करते हैं तो ट्राई करने वाले 100 कर रहे हैं। तो बहुत सारे पत्रकार फोन कर रहे हैं, बहुत सारे के झूठ बोल रहे हैं कि मेरे पिताजी हैं, मेरी बहन है, मेरी माताजी हैं। तो बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया गया है। तो कईयों को हो सकता है इस वजह से बोलना पड़ता है, इतनी ज़्यादा मतलब क्या होता है, इस तरह के इंक्वायरी कर करके फ्लड कर रहे हैं। ये भी एक गलत काम है। कोरोना काल में दिल्ली सरकार के विधायक भी कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। पटेल नगर से आप विधायक राजकुमार आनंद कोरोना संक्रमित हो गए हैं। साथ ही दिल्ली में अब सरकार और सख्ती दिखाने वाली है। दिल्ली में अब बिना मास्क लगाकर घूमने वालों पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। लेकिन सवाल है, क्या इससे दिल्ली में कोरोना का विस्फोट थम जाएगा? दिल्ली में एक तरफ कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ लापरवाही की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली कोरोना नाम का एक ऐप जारी किया है। इस ऐप से यह पता लगाया जा सकता है कि किस कोविड-19 हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों के लिए कितने बेड खाली हैं। लेकिन इसके बाद भी मरीजों की बहुत सी शिकायतें हैं। कोरोना संकट में दिल्ली के नायक माने जाने वाले एलएनजेपी अस्पताल पर आरोप लगा है कि उसने एक मरीज को एंट्री देने से इनकार कर दिया, जिससे मरीज की अस्पताल के गेट पर ही मौत हो गई। दिल्ली का ये एलएनजेपी अस्पताल है। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए दिल्ली का बड़ा अस्पताल है। लेकिन यह अस्पताल आज विवादों में है। विवाद एक शख्स की मौत के बाद शुरू हुआ। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल के बाहर 66 साल के एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जिसके बाद घर वालों ने एलएनजेपी अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाए। बुजुर्ग की बेटी अमनप्रीत ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे पिता को हाई फीवर है, हमें उन्हें अस्पताल में शिफ्ट करना होगा। मैं दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल के बाहर खड़ी हूँ। उन्हें अंदर दाखिला नहीं दिया जा रहा है। उनको कोरोना के अलावा हाई फीवर है और सांस लेने में भी दिक्कत है। उनकी मदद नहीं हुई तो वो जीवित नहीं रह सकेंगे। कृपया मदद करें। इस ट्वीट को अमनप्रीत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को टैग भी किया था। ट्वीट करने के कुछ देर बाद ही अमनप्रीत ने एक और ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, उनकी मौत हो चुकी है, सरकार ने हमें फेल कर दिया। एलएनजेपी अस्पताल का एक मामला सामने आया। एक महिला अपने पिता को लेकर अस्पताल के बाहर खड़ी रही। पिता कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद उन्होंने लगातार ट्विटर पर या अलग अलग माध्यमों से सरकार से, दिल्ली सरकार से, अरविंद केजरीवाल से मदद मांगी, लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं मिल पाई। वो अस्पताल के बाहर खड़ी थी। जब अस्पताल में उन्होंने जाकर कोविड अपने पिता को भर्ती करवाने के लिए बेड के लिए पूछा तो अस्पताल ने मना कर दिया। अस्पताल ने कहा कि उनके पास कोई भी कोविड बेड इस वक्त उपलब्ध नहीं है। महिला अपने पिता को जब लेकर यहाँ पर खड़ी थी, अस्पताल में जाकर पूछा तो उन्होंने कहा कि गंगाराम अस्पताल से रेफर करवा कर लाइए और उसके बाद ही उनको एडमिट किया जाएगा। जब अपने पिता को गंगाराम अस्पताल ले जा रही थी, पिता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, जिसके बाद पिता ने बीच रास्ते में ही दम तोड़ दिया और उनकी मौत हो गई। दिल्ली का ये हाल तब है जब दिल्ली की सरकार ने दिल्ली कोरोना नाम का ऐप लॉन्च किया है, जिसे साफ साफ पता लग जाता है कि किस अस्पताल में कोरोना के मरीजों के लिए कितने बेड खाली हैं। मसलन एलएनजेपी अस्पताल में कुल 2000 बेड हैं। इनमें से 888 भरे हुए हैं और 1112 खाली हैं। जीटीबी अस्पताल में कुल 1500 कोविड बेड हैं, 46 भरे हैं और 1454 खाली हैं। आरएमएल अस्पताल में 200 बेड हैं, 154 बेड पर मरीज हैं और 46 खाली हैं। जिस वक्त अमनप्रीत एलएनजेपी अस्पताल के बाहर खड़ी होकर अपने पिता को अस्पताल में भर्ती करने की गुहार लगा रही थी, उस वक्त भी दिल्ली कोरोना ऐप अस्पताल में खाली बेड दिखा रहा था। कई सवाल जो है वो इस वक्त दिल्ली सरकार पर इस मामले को लेकर उठ रहे हैं कि आखिर अगर बेड्स की संख्या है तो मरीजों को भर्ती क्यों नहीं किया जा रहा है। और कई ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं, कई ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जिसमें ये पता चल रहा है कि जो इस ऐप पर डेटा अपलोड किया जा रहा है वो डेटा अस्पताल में जो असल में आंकड़े हैं उससे काफी ज्यादा अलग है। बुजुर्ग की मौत के बाद जब विवाद बढ़ा तो एलएनजेपी अस्पताल की तरफ से सफाई आई। अस्पताल की तरफ से कहा गया, एलएनजेपी अस्पताल की ऑटो जनरेटेड इलेक्ट्रॉनिक कैजुअलिटी रिकॉर्ड ने 7:37 पर मरीज को ब्रॉड डेथ रजिस्टर किया। ड्यूटी पर तैनात अस्पताल के स्टाफ ने
कंफर्म किया कि मरीज को 7:10 से 7:30 के बीच लाया गया। अस्पताल इस बारे में भी सफाई देता है कि मरीज को अस्पताल में दाखिल नहीं किया गया। अंदर आने के बाद मरीज को डॉक्टरों ने देखा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने भी उसी बात को दोहराया जो एलएनजेपी अस्पताल की तरफ से कहा गया। मैंने सारी रिपोर्ट मंगाई है, उनको इमीडिएटली हॉस्पिटल में लिया गया था, उनको ऑक्सीजन भी दी गई थी, उनका पूरा ट्रीटमेंट करने की कोशिश की गई थी, बट ही वाज ऑलमोस्ट डेड जब आए थे। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग की टीम आज अमनप्रीत के घर जाएगी और जरूरी जांच करेगी। 1 जून से देश अनलॉक हो चुका है और अब 8 जून से देश लॉकडाउन से करीब करीब मुक्ति पाने जा रहा है, लेकिन कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार है। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी की है और ये बताया है कि धर्मस्थल से लेकर होटल तक, रेस्टोरेंट से लेकर मॉल तक हमें क्या क्या सावधानी बरतनी होगी। देश 1 जून से अनलॉक हो चुका है। सड़क पर ट्रैफिक जाम लगने लगा है। पटरी पर ट्रेनें सरपट दौड़ने लगी हैं। आसमान में जहाज भी मुसाफिरों को लेकर ऊंचाई नापने लगे हैं। इन सब के बीच अब 8 जून से मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे खुलने वाले हैं। इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल और हॉस्पिटैलिटी सर्विस से जुड़े सेक्टर का शटर भी अप होने वाला है। 8 जून से खुलने जा रहे इन सेक्टर्स के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है। आपको बताते हैं कि अगर आप 8 जून से किसी धार्मिक स्थल पर जाएंगे तो वहां क्या क्या बदलाव नजर आएगा, साथ ही आपको क्या सावधानी बरतनी है ये भी जान लीजिए। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जैसे धर्म स्थलों में एंट्री से पहले आपको हाथ पांव धोने होंगे। लोगों को अपने जूते चप्पल गाड़ियों में ही रखने होंगे। एंट्री पर थर्मल स्क्रीनिंग से चेकिंग होगी। मास्क या कपड़े से चेहरा ढकना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अंदर जाना होगा। अगर आपको धर्म स्थलों में बैठना है तो आपको घर से चटाई या कपड़ा लेकर आना होगा। मूर्तियों और पवित्र धर्म ग्रंथों को छूने की पूरी तरह से मनाही होगी। अब बात पाकिस्तान की नापाक साजिश की करते हैं। दिल्ली में पाकिस्तान के 2 जासूसों को पकड़ा गया है और इस्लामाबाद में पाकिस्तान की बौखलाहट सामने आने लगी है। इस्लामाबाद में तैनात भारतीय राजनयिक गौरव अहलूवालिया को आईएसआई के जरिए परेशान किए जाने का मामला सामने आया है। आईएसआई ने उनके घर के बाहर कई लोगों की तैनाती कर दी है। घर से बाहर निकलने पर बाइक सवार उनका पीछा करते हुए तक कैमरे में कैद हुए हैं। तस्वीर नंबर 1। पाकिस्तान में भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर गौरव अहलूवालिया के घर के बाहर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का जासूस। घर के बाहर कार और कार के सामने सादे कपड़ों में खड़ा जासूस। तस्वीर नंबर 2। पाकिस्तान में भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर गौरव अहलूवालिया के घर से निकलने पर रास्ते में जासूसी। बाइक पर फॉलो किया जाता है। जिन रास्ते से होकर डिप्टी हाई कमिश्नर गौरव अहलूवालिया गुजरते हैं उन रास्तों पर पीछा किया जा रहा है। तस्वीर नंबर 3। गौरव अहलूवालिया जब दफ्तर से घर के लिए निकलते हैं तो वही शख्स बाइक पर फिर से नजर आता है। मतलब घर हो या दफ्तर, हर जगह इमरान खान के जासूस लगे हैं। पाकिस्तान अपनी गंदी राजनीति और अपनी घटिया करतूतों से बाज नहीं आने वाला, वो भी तब जब पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है। दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास के भीतर से
जासूसी का खेल जब जमाने के सामने आया तो इमरान खान और उसकी सेना का चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। बौखला गया है अब पाकिस्तान। इमरान खान समझ नहीं पा रहे हैं कि भारत को कैसे जवाब दिया जाए, दुनिया के सामने कैसे चेहरा छिपाया जाए। इसीलिए गौरव अहलुवालिया के घर के बाहर आईएसआई के जासूस, इस्लामाबाद में दफ्तर के बाहर जासूस खड़े रहते हैं। ये वीडियो भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर की गाड़ी से बनाया गया है, जिसे देखने के बाद पता चलता है कि पाकिस्तान का इरादा क्या है। पाकिस्तान हमारे डिप्टी हाई कमिश्नर को परेशान करना चाहता है। वीडियो 2 जून का है, जब पाकिस्तान में भारत के डिप्टी चीफ गौरव अहलुवालिया का पीछा किया गया। जब से हिंदुस्तान की खुफिया जानकारी भेजने के आरोप में पाकिस्तानी जासूस पकड़े गए हैं, पाकिस्तान के नापाक इरादे जमाने के सामने आ गए हैं। इसीलिए पाकिस्तान समझ नहीं पा रहा है कि इस परिस्थिति में वो दुनिया को क्या समझाए। ऐसा देश है जो अक्सर हरकतें करता है जो जिनेवा कन्वेंशन के बिल्कुल विरुद्ध है। उन्होंने हाल ही में हिंदुस्तान का चार्ज डिफेंस गौरव अहलुवालिया की कार को चेज किया और उसको हरास किया, और उसके घर के बाहर उन्हें मोटरसाइकिल और कारें तैनात कर दी हैं कि जब भी वो बाहर निकले उनको हरास किया जाए और उनको चेज किया जाए। ऐसी हरकतें कोई भी देश दुनिया में एक्सेप्ट नहीं करेगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बड़ा स्ट्रांगली इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। पाकिस्तान पहले भी भारत के हाई कमिश्नर को इस्लामाबाद में परेशान करता था। भारत जब सरहदों पर कड़ी कार्रवाई करता है तो इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन की बिजली काट दी जाती है। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएं